अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज और इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक हैं और खैरियत से हैं। तो आज के प्रोग्राम में क्या होने जा रहा है, थोड़ी सी पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से डिस्कशन करेंगे और बात करेंगे हम लोग पंजाब असम्बली में जो वज़ारत आला का जो मामला है वो अभी तक हल तलब है, इस सिचुएशन पर बात करेंगे। साथ ही साथ जो पंजाब में अभी 20 नशिस्तों पर इंतखाब का जो मरहला है वो भी बाकी है। नंबर गेम क्या है, गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे। खैरपुर से फिर जनाब खबरें आ रही हैं जहां पर खैरपुर सिंध में गधा गाड़ी चलाने वाली की बेटी ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को हरा दिया है। वेरी इंटरेस्टिंग, क्या सारा मामला है, कैसे हुई ये जीत, इसके ऊपर बात करेंगे। और जनाब मुल्क में जारी जो बिजली बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। एक मरतबा फिर से जो लोग हैं उनकी मुश्किलात में इजाफा देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जो आबादी बम है वो हमारे वसाइल को किस तरह से खा गया है। क्या कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी, पहले से सोचा नहीं गया था, कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, तो क्या रीजन है और हल क्या है आने वाले टाइम के लिए, इसके हवाले से बात होगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपके साथ खबर शेयर करती हूँ। लाहौर हाईकोर्ट ने एडवोकेट जनरल पंजाब को हुकूमत से हिदायत लेकर पेश होने का हुक्म देते हुए पूछा है कि पंजाब असम्बली का इजलास कब बुलाया जा सकता है और मुनहरिफ अरकान को निकालकर दोबारा वज़ारत आला की वोटिंग करवा लेते हैं। ये तो है मुअज़्ज़िज़ अदालत के रिमार्क्स जो कि सामने आए हैं। अब हम आपको बताएं कि पंजाब असम्बली पर पंजाब में 20 नशिस्तों पर इंतखाब का मरहला बाकी है। पहले पंजाब असम्बली मैदान जंग का मंजर पेश करती रही है और अब 20 हल्के मैदान जंग बनने जा रहे हैं। पंजाब में नंबर गेम में किसका पलड़ा भारी है, इस बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से 2 जुलाई की कॉल दे दी गई है। इस्लामाबाद में सबको तलब कर लिया गया, अवाम के साथ मिलकर मुल्क और अवाम के खिलाफ साजिश पर तारीखी एहतजाज करने का फैसला किया गया। तो देखना यह है कि अब 2 जुलाई को क्या होने जा रहा है। साथ ही साथ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि मईशत को ठीक करने का यही एक वाहिद हल है। जो हल है वो पहले भी ये पेश कर चुके हैं, दोबारा इस बारे में तस्करा हुआ है। वो कहते हैं कि जरदारी साहब और जो नवाज शरीफ साहब हैं वो अपना जो कुल असासा जो कि बाहर पड़ा हुआ है, जो कि अरबों डॉलर में मौजूद है, वो अगर आधा भी पाकिस्तान को दे आए तो हमारी जो मईशत है, हमारे जो मुल्की हालात हैं वो ठीक हो जाए। तो खान साहब ने तो हल दे दिया है। बहरहाल बात करेंगे हमारे साथ नदीम कुरैशी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, रहनुमा पीटीआई, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच नदीम कुरैशी साहब, आपने टाइम दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पंजाब में जो 20 नशिस्तों पर इंतखाब का मरहला बाकी है, नंबर गेम की सूरत हाल क्या है, क्या शेयर करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं खुद भी रुकने असेंबली हूँ पंजाब से जी, और नंबर गेम्स तो उस वक्त बड़ी क्लियर हो गई हैं जब लाहौर हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि स्पेशल सीट्स पर फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन नॉमिनेशन करे, नोटिफाई करे उन लोगों को जो लिस्ट हमने 2018 के इंतखाब में पहले दी थी और जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। इलेक्शन कमीशन पाबंद है उन लोगों को नोटिफाई करने का, क्योंकि जो तनासुब हमारा उस वक्त था सीट्स का, उसके मुताबिक हमें स्पेशल सीट्स मिलनी चाहिए। और आपके सामने है कि हमजा शहबाज ने वो जो इलेक्शन करवाया पुलिस की निगरानी में, और पंजाब की तारीख का ये पहला इंतखाब है पंजाब असम्बली का जो पुलिस ने मैनेज किया। ये मतलब हैरान कर बात है, उन्होंने 197 वोट दिए बकौल उनके, क्योंकि वो खुद ही जज थे, खुद ही मुनसिफ थे, खुद ही उन्होंने सारा कुछ प्लान किया। अब 197 में से 25 लोग नायब लोग हैं। सर क्योंकि पहले असेंबली के मामला देखे ना, रोके गए, हंगामा राई का मामला हुआ, कार्रवाई होने से रोका गया। देखिए, मैं आपको पहले नंबर गेम्स की बात करूं, फिर मैं उसका जवाब देता हूं, क्योंकि मैं खुद हर चीज का चशमदीद गवाह हूं। मैं वही मौजूद था जिन अरकान असेंबली पर FIR हुई, उनमें मेरा भी नाम शामिल किया गया, हालांकि हम किसी पुरतशद्दुद वाक़े का हिस्सा नहीं थे। डेमोक्रेटिक एहतजाज करना दुनिया भर की असेंबलीज में एक जमहूरी रिवायत है। इन्होंने 3 साल, जब ये 3.5 साल अपोजिशन में थे, इन्होंने हर बजट सेशन का मजाक उड़ाया, बेपना एहतजाज किया करते थे हर बजट सेशन में। बजट स्पीच के दौरान ये ना सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर पर बल्कि चीफ मिनिस्टर पर भी हमलावर होने की इन्होंने कोशिश की। माजी की बात, अब की बात करते हैं। 197 में से 25 लोग 20 सीट किए, और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की 74 ईयर की हिस्ट्री का पहला वाकया है कि लोगों को जमीर फरोशी पर, लोगों को अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो से डिफरेंट वोट करने पर सजा दी गई। ये सजा याफ्ता लोग हैं, उनको डी सीट किया गया। तो वो जब 197 में से हम 25 लोग निकालेंगे तो 172 बच जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त पंजाब असेंबली में 173 प्लस की अक्सरियत है।
आज अगर लाहौर हाई कोर्ट डिसीजन दे देता है कि पंजाब के दोबारा इंतखाब हो चीफ मिनिस्टर पंजाब का, तो चौधरी परवेज लाई जो हमारे नामजद उम्मीदवार है वो इंशाल्लाह वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो जाएंगे। अब पंजाब गवर्नमेंट ने हमेशा की तरह, जो आज की गवर्नमेंट है, इन्होंने माजी में भी यही किया। ये जब भी इख्तिदार में रहे इन्होंने हमेशा मुख्तलिफ हदों से, मुख्तलिफ हीले बहानों से, धौंस धांधली से, देखिए नदीम साहब, मैं आपसे जो बात करना चाह रही हूँ कि देखिए ना, इल्जामात आप भी लगाते हैं दूसरी जानिब और वहां से भी लगाए जाते हैं। आपके भी दौरे हुकूमत में उन्होंने भी एहतजाज किया होगा और अब उनके वक्त पे आप लोग भी करें, लेकिन कम से कम मामला तो नहीं रुकने चाहिए ना, जो कार्रवाई है वो होती रहनी चाहिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि 365 दिनों में से 300 दिन हम एहतजाज ही देख रहे हैं और बाकी दिन जो है वो मतलब कि कार्रवाई हो रही है। तो आप समझते हैं कि ये दुरुस्त चीज है, जमहूरियत का हुस्न इख्तिलाफ राय है? देखिए मैं आपको एक अर्ज करूं, ये जो शख्स इसकी वजह बना है, आप किसी जुर्म पर हमेशा उसको मतूब ठहराएंगे, उसको जिम्मेदार ठहराएंगे जो उसका जिम्मेदार होता है। इन्होंने जिस तरह से भी गवर्नमेंट ये ली, ओके चले मान लिया जी, क्या इन्होंने उसके बाद जमहूरी रिवायात की पासदारी की? मैंने आपको अर्ज किया, मैंने 4 बजट सेशंस इनके फेस किए, हमने कश्मीर में भी सेशन किया, कोविड में भी सेशन हुआ, किसी एक जगह, बल्कि लास्ट जो हमारा बजट था 2021 का, एक कटौती की तहरीक इन्होंने पेश नहीं की थी बतौर अपोजिशन। अच्छा। तो आज हमारा जो एहतजाज है बिल्कुल विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, हम उस डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। हम पंजाब असेंबली जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रोविंशियल असेंबली है, 12 करोड़ लोगों की नुमाइंदा असेंबली है, उसके साथ जो हशर किया गया तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, 12 करोड़ अवाम का जो सूबा है उसको चलने दिया जा रहा है? आप ये समझते हैं कि पहले जो जिम्मेदारी दी गई वो भी आप एक ऐसे शख्स को दी गई? ये मेरी राय नहीं है, ये जो माहिरीन हैं, जो तज्जियाकार हैं, जो एनालिस्ट है, जो सियासी लोग हैं, वही कहते हैं कि एक ऐसे शख्स को जिम्मे लगा दिया गया जो कि नाअहल था और अभी भी जो है सूबे को दोबारा चलने नहीं दिया जा रहा। कभी स्पीकर हुकूमत की बात नहीं मानता, हुकूमत स्पीकर की नहीं, तो कैसे चलेगा 12 करोड़ अवाम का अगर हम सिर्फ सियासी मुफादात ही सोचते रहेंगे? सर, आज से 3.5 माह पहले हर चीज बिल्कुल ठीक चल रही थी। ये वर्ड कहना बड़ा आसान है किसी शख्स पर कि जी वो नाअहल है, वो निकम्मा है। उसका अमल साबित करता है कि कौन नाअहल और निकम्मा है। आज जो पंजाब का हशर किया जा रहा है, ये बाई इलेक्शन का भी आपने जिक्र किया, 20 के 20 बाई इलेक्शन के कैंडिडेट्स के साथ आप पुलिस के स्क्वाड देखें, 100 लोगों का स्क्वाड एक कैंडिडेट को प्रोटेक्ट कर रहा है। सर अब आप देखिए ना, अब टेन्योर फिनिश हुआ है या चले पहले हुकूमत चली गई, लेकिन अब जो इतनी खबरें सामने आ रही हैं कि जो गैर कानूनी पर्चियां थी जलाई गई, 3 दिन लग गए, फरागोगी के सामने से बातें सामने आ रही हैं, तो ये इल्जामात लग रहे हैं या कुछ खबरें सच्ची हैं? ये तो देखे ना सारा मामला अब सबके सामने ही है, इस पर आप क्या राय रखेंगे? अच्छा, आपने मुझे थोड़ा 120 सेकंड देने हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने बेनजीर भुट्टो को पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क करार दिया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने आसिफ जरदारी को मिस्टर 10% कहा और फिर कौम से मनवाया। ये वही लोग हैं जिन्होंने फजलुर रहमान का नाम मौलाना डीजल रखा और उसको फिर इस नाम से मारूफ करवाया। ये इल्जामात और हकीकत में बड़ा जमीन और आसमान का फर्क है। आज हुकूमतें इनके पास है, आज ताकत इनके पास है, आज वसाइल इनके पास है। ये कोई चीज साबित तो करे ना, ये बताएं कि जी इमरान खान साहब ने या उनके मिनिस्टर्स ने फला शुगर मिल लगा ली है पाकिस्तान में, फला बिजनेस एम्पायर खड़ी कर दी है। मतलब जिस असेंबली को ये कहते थे सिलेक्टेड असेंबली है, आरओज के नतीजे में असेंबली बनी है, हम इस असेंबली को नहीं मानते, उसी असेंबली के एक सिलेक्टिव से पोर्शन को जिनके जमीन इन्होंने टिल्ट की अपनी तरफ, उनको साथ मिलाकर आज ये गवर्नमेंट कर रहे हैं। इससे बड़ा जमहूरियत के खिलाफ साजिश या जमहूरियत का मजाक। सर मुझे बताइए कि जमहूरियत का हुस्न खून खराबा करना भी है? मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दें, क्योंकि शेख रशीद साहब कहते हैं कि जिमनी इंतखाब सर पर है। पंजाब में पीटीआई जिमनी इंतखाब के हवाले से बात करते हुए कहते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि आगे चलकर खून खराबा होगा। ये स्टेटमेंट कैसी है? पहले से बताया जा रहा है खून खराबा होगा, ये एक्सपेक्टेशंस हैं, ये लेवल सेट किया जाएगा? जी, खून खराबा हमेशा वहां होता है जहां किसी ताकतवर की मर्जी के नताइज ना आए। खून खराबा हम नहीं करते, हम तो मजलूम लोग हैं। साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 20 से ज्यादा मुकदमात में ऑलमोस्ट जमानतें करवाई हैं। मतलब इन सब पर करप्शन केसेस थे। पाकिस्तान की तारीख के ये सारे लोग जो जमानतों पे आज मौजूद हैं वो कैबिनेट का पार्ट है, और इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी सेंट्रल की लीडरशिप
प्रोविंशियल लीडरशिप आप सर बार बार अवाम को बाहर निकालने के बारे में क्यों बात की जा रही है? लोग निकल कर क्या करेंगे आप मुझे बताएं। ऐसे तो सिर्फ आम आदमी की जिंदगी मुतासिर होगी ना। फिर से खान साहब कह रहे हैं कि 2 जुलाई को इस्लामाबाद की कॉल दे दी गई है। जो पहले कॉल दी गई थी उसमें इतने लोग नहीं आए, तभी वो धरने की कॉल वापस ली गई ना। तो अब आप लोग इतने लोग इकट्ठे कर पाएंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं होगा? हम देखते हैं कि मेट्रो स्टेशन जला दिए जाते हैं, कभी पीटीवी पर हमला हो जाता है। तो ये मामला क्यों इतना इश्तियाल दिया जाता है कि लोग बाहर निकले? बेचारे लोग तो वैसे महंगाई से तंग है, डॉलर की उड़ान इतनी है, सारे मतलब के मामलात में बेचारी अवाम पिसी हुई है। तो ये निकल कर कौन सा मुल्क की मैशत ठीक हो जाएगी अगर लोग बाहर निकल आते हैं? ये 22 करोड़ जिंदा लोगों का मुल्क है मेरी बहन, को मुर्दों का मुल्क नहीं है ना, ये पैदाइशी गुलामों का मुल्क है। जब आप जुल्म के पहाड़ इनके ऊपर गिराएंगे, आप 3 माह पहले कहते थे हम महंगाई खत्म करने के लिए आए हैं, आज आपने महंगाई 10 गुना बढ़ा दी। आप ही के चैनल पे मैंने सैकड़ों प्रोग्राम किए हैं, नसरुल्लाह मलिक साहब से लेकर और बिनी सलीम तक। तो हमारे पास हमारा जो ये जो हमारा हशर किया करते थे अपने प्रोग्राम्स में 150 रुपए लीटर पेट्रोल पे और 60 रुपए किलो आटा पे, आज आप देखें जब गरीब का सांस बंद किया जाएगा, जब ये बड़े अपने आप को खुद साख्ता तजर्बाकार करने वाले। सर गरीब का सांस आपके दौर में नहीं, ये आगाज कब से हुआ ना बताएं ना। फैसल वाडा की भी स्टेटमेंट में आपको बताती हूँ, अप्रैल 2019 पर वो कहते हैं, एक वो वीडियो भी चलाइएगा बल्कि उस शो की, वो कहते हैं कि इतनी नौकरियां आने वाली हैं कि बंदे कम पड़ जाएंगे। फिर आगे से बड़े मजे की बात करते हैं, वो कहते हैं कि कारोबार करना इतना आसान हो जाएगा कि पान और ठेले वाले भी कहेंगे कि मुझसे आकर टैक्स लो। अब इस सार्कास्टिकली कह रहे थे या ऑन अ सीरियस नोट कह रहे थे? खान साहब ने 55 लाख नौकरियां फराहम करने का वादा किया है। बहरहाल फैसल वाडा साहब ने क्या कहा था वो जरा एक बार सुनिए। खान साहब ने 55 लाख नौकरियां दी थी। उसकी वजह कंस्ट्रक्शन सेक्टर था, उसको हमने उठाया। उसकी वजह थी इंडस्ट्री, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जिसमें रिकॉर्ड ग्रोथ हुई। उसकी वजह एक्सपोर्ट्स, टेक्सटाइल सेक्टर। जब से ये आए हैं क्या हुआ चेंज कि कीमतें भी आसमानों पे चली गई, माइशत भी नीचे, रुपया भी नीचे गिर गया, स्टॉक मार्केट भी नीचे गिर गई। अब जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है जिसकी वजह से रोजगार लोगों को मिल रहा था, वो कौन सी क़यामत आ गई कि 2 महीने में सारा कुछ ही नीचे चला गया। जी नदीम साहब आपने गुफ्तगू सुनी, मुझे सिर्फ ये बताएगा कि 55 लाख नौकरियां किन को फराहम की गई, किन सेक्टर्स में लगाई गई, किन शोबों में दी गई, किन लोगों को दी गई? हर शोबे जिंदगी में एक फिगर भी कम नहीं है। आप गवर्नमेंट के किसी ऑफिसर को, गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल को बुलाएं, पॉलिटिकल को या इंतजामिया में से, एग्जेक्टिव में से, आप उन्हें कहें जी 2018 से लेकर और 2022 अप्रैल 2022 तक जितनी पाकिस्तान में जॉब्स क्रिएट हुई गवर्नमेंट सेक्टर में, आप वो सारी फिगर दें। अगर 55 लाख से कम हो मुझे सजा दीजिएगा। यहाँ तो एक इल्जामात, बहतान और प्रोपेगेंडे का ऐसा माहौल क्रिएट किया गया। जैसे अभी आपने बड़ी खूबसूरत बातें की, लेकिन आपने उसमें सिर्फ 2 लफ्ज इस्तेमाल किए, डॉलर की ऊपर उड़ान और महंगाई बढ़ती। भाई महंगाई नहीं है, महंगाई का बम है, डॉलर नहीं है, ना एली है, निकम्मापन है। ये सिर्फ ये मौजूदा गवर्नमेंट पाकिस्तान। सर नदीम साहब आपके दौरे हुकूमत में गलत फैसले नहीं हुए। खान साहब हमेशा बात करते थे कि IMF के पास जाने से तो बेहतर है कि खुदकुशी कर ली जाए। फिर IMF के मुआहदे की खिलाफ वर्जी भी की गई, पेट्रोल पर सब्सिडी देकर खजाने पर बोझ डाला गया। फिर वही खान साहब थे जो बाद में खुद IMF के पास चले गए। सर इन बातों का जवाब नहीं है हमारे पास। हमारे पास हर बात का जवाब है। चलिए बताएं। बिल्कुल ठीक कहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मुल्क में IMF को तारीफ नहीं करवाई। हमसे पहले 21 टाइम पाकिस्तान की मुख्तलिफ गवर्नमेंट ने IMF से एग्रीमेंट की है। खान साहब ने खुददारी की बात की थी, गैरत की बात की थी, लेकिन चूंकि यहाँ सेनी गुलाम हुक्मरान है और उन्होंने कौम के कुछ एक बहुत बड़े तबके को भी गुलाम बना दिया, तो लोग इस बात को नहीं मानते कि तो सर यही तो बात की गई थी ना हुकूमत में आने से पहले कि IMF के पास नहीं जाएंगे, कर्जे नहीं लेंगे। तो क्या इतने अनअवेयर तो नहीं थे ना खान साहब? आपकी हुकूमत इतनी अनअवेयर तो नहीं थी ना कि IMF में अगर फंसे हुए हैं तो वो तो सालों से फंसे हुए हैं। तो ऐसा तो नहीं था ना कि मतलब कि ये बात उनके नॉलेज में नहीं थी, लेकिन फिर भी कहा गया कि हम नहीं जाएंगे IMF के बाद। तो क्या कैलकुलेशन गलत हो गई थी उस वक्त पे? सारी कैलकुलेशन ठीक थी। यही मईशत थी कि कोविड जैसी वबा का 1.5 साल मुकाबला किया, हेल्थ कार्ड दिया पाकिस्तान के हर शहरी को, 10 लाख रुपए की लाइफ में पहली बार फैसिलिटी उसको हेल्थ की दी है 1 साल के लिए। सर ऐसे काम हर हुकूमत ने नहीं किए, ऐसे काम हर हुकूमत नहीं करती
रही है। मेरे हाथ से ये जो रेलवे ट्रेन जिसके ऊपर इतनी साजिश की गई, इतनी बातें की गई, अब आप देखें ना पेट्रोल की उड़ान जहां पर चल रही है, अब वही बेचारा आम आदमी जो 1000 रुपए का किराया नहीं भर सकता, वो उसी ट्रेन पर बैठ के 40 रुपए में पूरे शहर का सफर कर लेता है। लेकिन जब ये प्रोजेक्ट सारे होते हैं तब तनकीद की जाती है, तब रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन वक्त गुजरने के बाद आई थिंक अप्रिशिएट भी करना चाहिए चीजों को। और ये दोनों साइड से है, ऑपोजिशन को भी और गवर्नमेंट को भी, तभी तो मुल्क के मामला चलेंगे। आपने कोशिश करनी है, मुझे पता है आपका दिल और दिमाग आपको इजाजत नहीं देगा मेरी बात मुकम्मल होने की, लेकिन जब्त कर ले, थोड़ा सा जब्त कर ले, चले आपके व्यूअर सुन ले। यही मईशत थी 3.5 माह पहले, हेल्थ कार्ड चल रहा था, पनाहगाहें चल रही थी, लंगर खाने चल रहे थे, मुल्क में जॉब नहीं क्रिएट हो रही थी, पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बूस्ट कर रही थी, पाकिस्तान के फॉरेन रेमिटेंसेस बढ़ रहे थे, $23 बिलियन के पाकिस्तान के नेशनल रिजर्व थे। ये 3.5 महीने में हो क्या गया? मैं पाकिस्तान के हर ताकतवर से बतौर एक आम पाकिस्तानी क्वेश्चन कर रहा हूँ, इनका तो मुहासबा करें। आखिर ऐसी कौन सी क़यामत आ गई थी? ये कहते थे वोट को इज्जत दो, तो हमें साल के बाद इंतखाब में जाना था। ऐसी कौन सी क़यामत आ गई थी कि इन्होंने इमरान खान की। अच्छा सर, चलिए आपसे मैं जानना चाहूंगी, मुझे बताइएगा, हमारी रहनुमाई कीजिएगा कि 2 महीने में कौन कौन सी गलतियां की हुकूमत ने आके जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, जिससे मईशत तबाह हो गई, बर्बादी हो गई। मैं चाहूंगी आप हाईलाइट जरूर कीजिएगा, 2 पॉइंट्स कम से कम। देखिए 2 चीजें, सबसे अहम चीज, इनका टारगेट पाकिस्तान की मईशत की बहाली नहीं था, इनका टारगेट अपने केसेस का इखराज था। इनका टारगेट पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी नहीं था, ये पाकिस्तान की अवाम से उनकी शऊरी जो तरक्की की है पाकिस्तान ने, 2 पार्टी सिस्टम से निजात हासिल की, पेशावर सियासतदानों के खिलाफ पूरे मुल्क में मूव चली, इन्होंने पाकिस्तानी अवाम को उसकी सजा दी है। इनका कतई टारगेट नहीं था कि पाकिस्तान स्टेबल हो, इन्होंने दानिस्ता ये अनस्टेबिलिटी की। ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना होती, इमरान खान की गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक चल रही थी। जो शख्स बिजली पर लोगों को सब्सिडी दे रहा था, जो शख्स पेट्रोल में सब्सिडी दे रहा था, आम आदमी को दे रहा था ना, उसने को मोटरवेज की। आप देखें कितना बड़ा लम्हा फिक्र है कि पंजाब की CNW की मिनिस्ट्री, वर्क एंड कम्युनिकेशन की मिनिस्ट्री, उसके लिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, सब्सिडी दी गई, लेकिन वो भी देखना नदीम साहब, अपनी हुकूमत बचाने के लिए जिससे मईशत पर बोझ पड़ा, कौमी खजाने पर बोझ पड़ा, और आपने उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी के हवाले से फिर भी कमेंट नहीं किया पूरी कॉन्वर्सेशन में। बहरहाल थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम नियो पाकिस्तान के लिए। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दोबारा करते हैं ज्वाइन। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन, गुड मॉर्निंग जनाब। और प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, और अब कुछ बात करेंगे, और बात करना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि हम ज़रा थोड़े से ना लापरवाह किस्म के कौम है, थोड़े से बहादुर भी हैं, थोड़े से ढीठ भी हैं, थोड़े से मज़े के भी हैं, लेकिन ऐसे में हम भूल जाते हैं कि पूरी दुनिया ने कितनी देर तक स्ट्रगल की है। पेंडेमिक जब आया है, कोविड वायरस को भगाने में या उसे फाइट करने में या अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने में पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान ने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया है, हमारी भी बहुत मेहनत है। कितने लोग हमसे हजारों लाखों बिछड़ गए, और तब जाकर हमने इस वबा पर काबू पाना सीखा। लेकिन बड़ी ही मैं कहती हूँ बदकिस्मत सूरत हाल है, और वो ये है कि कोरोना के केसेस एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान में, और हम ये क्यों भूल चुके हैं कि ये एक जानलेवा वबा है जो कि जिंदगी आपसे छीन सकती है। इसकी सबसे ज्यादा शरह पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में इस वक्त रिकॉर्ड की जा रही है, और कराची में वायरस से मुतासर अफराद की बढ़ती हुई शरह का जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। और माहिरीन कहते हैं कि कोरोना वायरस के 2 नए वेरिएंट हैं, और ये दोनों वेरिएंट जिस्म में पहले से मौजूद कोरोना एंटीबॉडीज को धोखा देते हैं और उसके बाद लोगों को इस मर्ज में मुब्तला कर देते हैं। और दूसरी बड़ी चीज अगेन हमारी लापरवाही है। ऑन अ सीरियस नोट, हम बड़े बेफिक्र हो जाते हैं, जो कि हरगिज नहीं होना चाहिए। मास्क पहनना हमने छोड़ दिए हैं, लोगों से डिस्टेंस रखना हमने छोड़ दिया है, हाथ उस तरह से फ्रीक्वेंटली हमने वॉश करना छोड़ दिए, और आप देखेंगे एक बार फिर से जो इसकी परसेंटेज है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बात करेंगे इसी हवाले से कोविड की जो ओवरऑल सिचुएशन है और कौन सा वेरिएंट चल रहा है और कितना खतरनाक है। डॉक्टर कैसर सज्जाद, जनरल सेक्रेटरी PMA, इस वक्त हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे बताइएगा कि ये जो परसेंटेज जो शरह बड़ी है कोविड की, इसकी क्या रीजन है, और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में सबसे ज्यादा पेशेंट्स इस वक्त पाए जा रहे हैं कोविड के? जी बहुत शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इंट्रो में बिल्कुल सही कहा कि हम बहुत बहादुर कौम हैं, और हम समझते हैं कि जी हम सब चीज़ों का मुकाबला कर लेते हैं और करते हैं। उसी वजह से जो पिछले दिनों हमने बारहा का, और मैं बारहा मीडिया पे भी एज ए सेक्रेटरी जनरल
पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ये कहता रहा हूँ कि जी तमाम चीजें रिलैक्स कर दी गई। जब बैन हट गया, जब पाबंदियां हट गई पिछले 2-3 महीने में, तो आप देखें कि तमाम चीजें नॉर्मलाइज हो गई। लोग भूल गए कि कोरोना के केसेस खत्म नहीं हुए हैं, कोरोना पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन लोगों ने मास्क भी खत्म कर दिया, सोशल डिस्टेंसिंग भी खत्म कर दी। डॉक्टर कैसर सज्जाद इस वक्त हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है, कराची से हमें ज्वाइन किया हुआ और हमें बता रहे हैं कि वो ये जो बढ़ती हुई शरह है कोविड की, इसके रीजंस क्या है। और ऑब्वियसली वन ऑफ द मेन रीजन इज कि हमारी जो लापरवाही है और जो हमारा एक केयरलेस रवैया है वो डेफिनेटली। जी डॉक्टर साहब, अपनी बात आप मुकम्मल कीजिएगा। डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है और कहा यह जा रहा है कि 2 वेरिएंट हैं जो कि दोनों जिस्म में एंटर होते हैं, दाखिल होते हैं, और जो मौजूद कोरोना एंटीबॉडीज़ हैं उनको धोखा देकर लोगों को इस मर्ज में मुब्तला कर देते हैं और ख़ासी शरह बताई जा रही है। लोगों ने अब इस वक्त टेस्ट करवाने का रुझान भी काफ़ी हद तक कम हो चुका है। अगर खांसी बुखार की सूरत हाल पैदा हो तो भी लोग बहुत कैजुअल बिहेव करते हैं, अपने आप को आइसोलेट नहीं करते हैं, सेपरेट नहीं करते हैं। फिर स्पेशली अभी हमने देखा है रवैया कि बकर मंडी में, जो मवेशी मंडी में जो लोगों का जाना हो रहा है, ईद कुर्बा भी करीब है, किसी भी किस्म की एहतियात नहीं बरती जा रही। लोगों का इंटरेक्शन इन मॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स में, बाजार में, बैंकों में, हॉस्पिटल्स में बड़ा केयर फ्री रवैया एक देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो कोविड के केसेस हैं उसमें हम इजाफा देख रहे हैं। और बड़ी खतरनाक जो ये वाली किस्म है जो कि इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। और हम क्यों ये भूल जाते हैं कि हमारे ट्रैवलिंग पे कितने सारी पाबंदियां लग चुकी थी, दुनिया एक तरह से बंद होकर रह चुकी थी। और अगर ऐसे में कोविड-19 देखें ना, यहाँ पे ये बात समझने की जरूरत है कि खत्म नहीं हुआ है। जब कोई भी वबा ऐसी आती है, आप डेंगू देखें, डेंगू पर कितना काम किया गया, मलेरिया हो गए, डिफरेंट तरह के वायरसेस, बीमारियां हो गई, ये दुनिया से मुकम्मल तौर पर जाती नहीं है। हाँ, ओवर द पीरियड, ओवर द टाइम इनकी वैक्सीनेशन आ जाती हैं, हम एहतियात बरतना शुरू कर देते हैं तो हम उस पर काबू पाते हैं। लेकिन कोविड के साथ जो हमने एक गलती ये की, हमारे जो कॉमन रवैया था वो बड़ा एक गलत था कि हम बहुत केयर फ्री हो गए, उसी तरीके से लोगों से मिलजुल रहे हैं, गैदरिंग्स में भी जा रहे हैं, डिनर जा रहे हैं। फिर सबसे एक चीज़ जो कि मैंने चेंज देखा कि पहले हर एक शख्स के हैंड बैग पर एक सैनिटाइजर लगा होता था, सैनिटाइज अपने हाथ रखने की एक कॉमन प्रैक्टिस हम तमाम लोग कर रहे थे, हैंड वॉश करने की कॉमन प्रैक्टिस हम तमाम लोग कर रहे थे। लेकिन अब इन सारी प्रैक्टिस से हम लोग दूर हो चुके हैं। बच्चे भी अनफॉर्चुनेटली कोविड में मुब्तला हो रहे हैं। बच्चों की इम्यूनिटी आपको पता है कि बहुत ऑलरेडी उतनी, उन बेचारों के पास उतनी वो चीज़ें नहीं होते हैं कि वो उससे फाइट कर सके, उनकी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि वो उससे फाइट कर सके। तो खुदा ना खास्ता अपनी फैमिली को भी महफूज रखें, खुद भी आप लोग इससे बच कर रहें। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अमल यही है कि आप केयर करें। छोटा सा वक्फा, छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और गुफ्तगू से पहले, ब्रेक से पहले, डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। डॉक्टर साहब, ये जो इतनी परसेंटेज बढ़ चुकी है पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में, क्या कहना चाहेंगे? हमें अब क्या करने की जरूरत है और कितना खतरनाक है ये वाला वेरिएंट कोविड का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। आपने जैसे कहा, बिल्कुल हमारा जो प्रॉब्लम है वो यही है कि जब ये रिलैक्सेशन हुआ और तमाम पाबंदियां खत्म कर दी गई तकरीबन 2-3 महीने पहले, तो तमाम लोग ये समझने लगे कि पाकिस्तान से कोविड का खात्मा हो गया, जबकि ऐसा नहीं था। और हर जगह पे देखा ये गया कि लोगों ने मास्क भी खत्म कर दिया, हाथ भी मिला रहे हैं, गले भी मिल रहे हैं। तो ये बीमारी चांसेस थी। और मैं एज ए सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ये बता रहा था कि जी ये डर है इस बात का कि ये कोई एक और लहर आ जाएगी जिसको हम छठी वेव्स कहेंगे और ये बहुत तेजी से फैल सकता है। तो इस वक्त जो है वो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट जो है वो बहुत तेजी से फैल रहा है। और इसके साथ साथ एक ये भी प्रॉब्लम है कि कोई और वायरस भी है जिसका सिम्टम इसी से मिलता जुलता है। जब हम कराते हैं कोरोना का टेस्ट तो वो नेगेटिव आता है, लेकिन सिम्टम कुछ इसी तरीके से है। लेकिन चूंकि हमारे पास कोई जदीद वायरोलॉजी लैब मौजूद नहीं है, अगर वायरोलॉजी लैब होता तो शायद उसको डिटेक्ट करता है कि ये कौन सा वायरस है। तो इस वक्त ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। और डर इस बात का है कि अभी चूंकि तेजी से इजाफा हो रहा है और कराची में जो, जैसे कि आपने कहा कि कराची की में ज्यादा होने की वजह इस वजह से है कि कराची में डिफरेंट शहरों से लोग यहाँ आते हैं,
डिफरेंट ममालिक से लोग आते हैं और फिर उसके बाद वो बीमारी लेके भी आते हैं और फिर फैलता रहता है और फिर यहाँ से कराची से मुल्क के दूसरे शहरों में फिर ये ट्रांसफर हो जाता है। अभी डर इस बात का है कि बकरीद आ रही है, लोग मवेशी मंडी जाएंगे जहां हम देख रहे हैं कि कोई भी एसओपीज पे अमल दरामद नहीं हो रहा है और ना ही लोग कर रहे हैं। उसके बाद फिर ईद की नमाज पढ़ी जाएगी, उसमें गले मिलेंगे, हाथ भी मिलाएंगे। फिर ईद के बाद जब कुर्बानी करेंगे उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, कुर्बानी के बाद फिर दावतें होंगी, फिर उसमें प्रॉब्लम होगी। तो डर इस बात का है कि जी ईद के बाद जो है इसमें खुदा न खास्ता बहुत ज्यादा तादाद ना बढ़ जाए। अच्छा डॉक्टर, कैसे एक आम तासुर ये भी है, लोग ये समझते हैं कि अब दो के जिन्होंने वैक्सीनेशन की फर्स्ट 2 डोजेस कंप्लीट कर ली हुई है और जो बूस्टर शॉट्स भी लगवा चुके हैं, दे बिलीव के उसके बावजूद भी कोविड अटैक कर रहा है। इज इट ट्रू? जी बिल्कुल सही है। देखिए, जो लोग ये समझते हैं कि जिन्होंने कोविड का वैक्सीन लगा लिया है तो अब वो टार्जन बन गए, उनको टार्जन नहीं बनना चाहिए। कोविड का वैक्सीन लगाने का मतलब ये होता है कि उनकी प्रोटेक्शन हो जाती है बहुत सी चीजों में, कोविड के बहुत सारे वेरिएंट्स में, लेकिन होता ये है कि उनकी शिद्दत नहीं होती है। जिन लोगों ने वैक्सीन एब्सोल्युटली नहीं लगाया है वो शिद्दत इख्तियार हो सकती है, वो बीमार हो के हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। लेकिन जिन्होंने बेसिक 2 वैक्सीन भी लगाया है और बूस्टर भी लगाए हैं तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज्यादा सेफ है। और उनको होता ये है कि उनको सिम्टम जरूर डेवलप होता है, हल्का फुल्का सा सिम्टम होता है, लेकिन वो घर पे ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जी एक आदमी अगर इन्फेक्टेड होता है तो घर का पूरा अफराद जो है वो इन्फेक्टेड हो जाता है। और उसमें तकलीफ दे बात ये होती है कि बुखार बहुत तेज होता है बाज लोगों को और गले की खराश, जिस्म का टूटना, तो ये बहुत तकलीफ दे अमल होता है जो कि 4-5 दिन बाद जो है सेटल हो जाता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, अच्छी ग़िज़ा, नींद पूरी करके सेटल हो जाता है। लेकिन 2 बातें इसमें इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त हमें करना ये है कि हमें सख्ती से 2-3 बातें करनी है कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो मास्क जो है वो जरूर लगा के रखें, लोगों से हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलें और कोशिश करें कि जब आप कहीं मीटिंग कर रहे हैं या बैठ के खाना खा रहे हैं तो आपस में कुछ फासला रख लें, कम से कम 6 फीट का, ताकि ये बीमारी के फैलाव को रोकना है। और हुकूमत से मेरी दरखास्त, मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे खुशी है कि हुकूमत इस पे अमल कर रही है कि मास्क को जो है वो मैंडेटरी करें, लाजमी करें, कहीं पर भी जाए तो मास्क के बगैर उनकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरह से हम इसके फैलाव को रोक सकते हैं। खासकर हमें चाहिए कि बकरीद के अंदर हमें बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताएगा कि जो नया वेरिएंट इस वक्त चल रहा है ये कितना खतरनाक है? क्या ये डायरेक्टली खुदा ना खास्ता लंग्स पर इफेक्ट करता है? और इसके सिम्टम्स जो है, क्या जिस तरह से कोविड की जो हमने एक आम सिम्टम्स देखे उससे डिफरेंट है या सेम? जी तकरीबन वही है, लेकिन थोड़ा सा शुरुआत में डिफरेंस है कि हल्का से गले में खराश होती है और फिर नज़ला जुकाम होता है कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को बहुत तेज बुखार होता है, कुछ लोगों को हल्का बुखार होता है। लेकिन ये एक बात ये देखी गई है कि शुरू में खांसी होती थी लोगों को, इसमें खांसी 5-6 दिन बाद होती है थोड़ी बहुत। लेकिन लगता ये है कि शायद लोग ये कहते हैं कि ये सिम्टम जो है वो धोखे वाला सिम्टम है। लोगों को ये लगता है कि शायद रात को हमने ठंडा खा लिया था, रात को हम सोए नहीं है तो इसलिए मुझे नज़ला हो गया, गले में खराश हो रही है। तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो कि गलत बात है। और ये एक्सेप्ट करें, अगर 1 दिन 2 दिन अगर आपको प्रॉब्लम रहती है तो कोविड का टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं आपको जरूर बता दूं, जो इस वक्त फिगर जो हुकूमत की तरफ से आ रहा है, चाहे वो कराची का हो, चाहे आज 3.5 पॉजिटिविटी रेट बताई जा रही है, तो ये वो रेट है जो लोगों ने टेस्ट कराए हैं लेबोरेटरी में और गवर्नमेंट के बाद उसके आगे। लेकिन केसेज इससे कहीं ज्यादा है कि वो लोगों ने, जो लोग टेस्ट नहीं कराते, तो केसेज बहुत ज्यादा है, लिहाजा ख्याल रखने की और बहुत एहतियात करने की जरूरत है। डॉक्टर कैसे, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप हमें बता रहे थे और कोई इसके डिफरेंट एसओपीज नहीं है, वही एसओपीज है, उसी तरीके से आपने फॉलो करना है। प्राइवेट सेक्टर्स वाले जितने लोग हैं, मैं चाहूंगी जरूर कि दोबारा से आप वही जो एसओपीज है उनको फॉलो करना शुरू करें। और लोग भी, इदारे तो बाद में करेंगे, पहले तो हमें खुद अपनी जान की परवाह करनी है। अच्छा जी, प्रोग्राम में आगे चलते हैं और मैं चाहूंगी कि मेरी टीम जरा मुझे कंफर्म करे। कुछ दिन पहले हमने एक सेगमेंट किया था जिसमें हमने आपके साथ शेयर किया
किया था कि जो कराची है वो रहने के लिहाज से जो वर्स्ट ममालिक की फहरिस्त जारी की गई उनमें नंबर 5 और नंबर 6 पर था, ऐसा आपने कुछ शेयर किया था। बिल्कुल। अब जो खबर सामने आ रही है अब वो ये आ रही है कि हम सब तमाम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान पॉपुलेशन के लिहाज से, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान की आबादी बहुत ज़्यादा है, ओवर द टाइम बहुत बड़ी है। अब पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। मेरी बड़ी ख्वाहिश रह गई है कि मैं कभी इस तरह की खबर शेयर करूं कि पाकिस्तान रहने के लिहाज से जो टॉप 10 लिस्ट है उसकी फहरिस्त में शामिल हो चुका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती की बात यह कि इस तरह की ही खबरें सामने आ रही है। हमारे उतने वसाइल नहीं है जितनी हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, और शायद हुकूमती रुझान भी नहीं है, हमारी तरजीहात में भी ये बात शामिल नहीं है कि जिन क्राइसिस का हम सामना कर रहे हैं या जिन क्राइसिस का हमें सामना करना पड़ सकता है आने वाले वक्त में, उसमें से एक ये भी है कि आबादी इतनी हमारी बढ़ जाएगी कि वसाइल ही खत्म हो जाएंगे, और जब वसाइल खत्म हो जाएंगे तो रहना कितना मुश्किल और डिफिकल्ट हो जाएगा। ये बात आप खुद सोच लें। तो जनाब, पॉपुलेशन काउंसिल की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अब भी आबादी के बढ़ने की शरह 2.4% है, और बढ़ती हुई बेहंगम आबादी से हमारे जो वसाइल हैं वो कम हो रहे हैं, और हमारे यहाँ मसाइल की वजह आबादी का बम है। माहिरीन कहते हैं कि अगर आबादी को कंट्रोल ना किया गया तो बेरोजगारी, गुर्बत, नाख्वानदगी बढ़ जाएगी इतनी ज्यादा कि रहना मुश्किल हो जाएगा। और अभी भी अगर आप हमारे शहरों का हाल देखें, आप ट्रैफिक देखें, गाड़ियां देखें, निजाम देखें, इतना ज्यादा है कि शहर में सांस लेने को जगह नहीं है। बात करेंगे डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चावला इस वक्त हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। बढ़ती हुई आबादी से किस तरह के मसाइल जन्म ले रहे हैं, और आज जिन वसाइल की कमी का हम शिकार हैं, क्या उसकी भी एक मेजर रीजन यही है कि हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है? आपका शुक्रिया, बहुत अहम मौजू है जिस पर आप बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है गुज़िश्ता 40-50 साल से, खासकर 1980 से ऑनवर्ड, इस पर गौर व ख़ौस की अच्छी ज़रूरत होनी चाहिए थी, क्योंकि हम देखते हैं कि 60s और 70s में आबादी को कंट्रोल करने के लिए जो इक़दाम लिए गए थे उससे आबादी कदरे कंट्रोल में आ गई थी। 47 में जब पाकिस्तान बना तो बंगाल, जिसे आज कहते हैं बंगाल, और पाकिस्तान, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की 7-7.5 करोड़ आबादी थी, और इस वाले पाकिस्तान की 3 करोड़ के करीब आबादी थी। आज आप देख लीजिए, बाज़ इसको 22 करोड़ कह रहे हैं, बाज़ 24 करोड़ कह रहे हैं। हमारे यहाँ मरदमशुमारी भी जो है वो साइंटिफिक बुनियादों पर उस तरह नहीं होती, और उसमें भी वक्फा आता रहता है। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि आबादी का जो फैलाव है, बढ़ाव है, उससे जो हमें मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, खासकर बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई, बेरोज़गारी बहुत आ गई, फिर ये कि इन्वायरमेंटल चेंज आ गई है, अर्बनाइजेशन आ गई है, जिससे मैं समझता हूँ हमारे माशरे में जो सोशल इवल्स हैं, क्राइम्स हैं, वो बहुत बड़े हैं। और अगर आज भी हम इस मामले को संजीदगी से नहीं लेंगे तो ये हमारा मसला जो है वो आइंदा चंद सालों तक डबल आबादी हो जाए अगर हमने ऐसा करता गया। देखें, आप 5 साल पहले देखें, करोड़ों की हर साल करोड़ों की आबादी बढ़ रही है, और फिर शहरों में दबाव आ रहा है। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, हैदराबाद, अर्बनाइजेशन जो है ना वो आ रही है। उन शहरों में भी जो स्लम्स एरिया है उन पर बच्चों की तादाद बहुत फैली हुई है। अगर देखा जाए कि मिडिल क्लास ने तो कंट्रोल किया है, उनके यहाँ 2-3 बच्चों वाला तस्वर जो कि 60s में शुरू हुआ, 70s में बड़ा, आज के दौर में 2 बच्चे वो। लेकिन अब जो लोअर आबादी है, मसलन मजदूर हैं, किसान हैं और मांगने वाले खासकर हैं, वो कहते हैं जितने बच्चे होंगे उतनी हमारी अफरादी कुव्वत होगी, उतनी ही हमारी आमदन होगी। अच्छा, इस सोच को हुकूमत ने बदलना था। इस सोच को जो है वो जो सोच क्या कहते हैं कि जो NGOs हैं उनका काम था, वो इनको अवेयरनेस देती, वो इनको जो ज़रूरी एहतियाती तदाबीर थी वो देती। शायद वो 60s और 70s में जिस तरह एक्सटेंसिवली शुरू हुई वो कंट्रीज यार के दौर में नहीं हुई। उसमें मेरा ख्याल है जो बुनियादी अंसर आ गया वो जो मजहब की तोजीहात हैं वो ज़्यादा सामने लाई गई, जिसकी वजह से ये आबादी जो है अब मैं समझता हूँ एक एटम बम की तरह है। बिल्कुल पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि उसमें कयास ये किया जा रहा है कि 2050 तक पाकिस्तान की आबादी 35 करोड़ हो सकती है।
क्या हमें ऐसी प्लानिंग करनी होगी, क्या हमें ऐसी मंसूबाबंदी करनी होगी कि हमारी यहाँ पर तो हुकूमतें आपस में दस्तों गिरेबां हो रही हैं, वो तो सोच ही नहीं रही इस बारे में, तो हमारी आने वाली नस्ल जो है उसके लिए इतने वसाइल तो मौजूद हों, कोई इतने मुश्किल हालात ना पैदा हो, हमारे जब बच्चे जवान होंगे तो मुल्की हालात क्या होंगे, तो उसके लिए कुछ प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना, तरजीहात तो बदलनी पड़ेंगी। अब जैसे मैंने पहले अर्ज किया, ये जो रियासत का ही काम होता है उसमें यकीनन हुकूमत एक अहम सतून है, पार्लियामेंट है, लेजिस्लेशन करना पड़ेगी। जैसे चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी बनाई थी, उससे उन्होंने अपनी आबादी को कंट्रोल किया, ना सिर्फ कंट्रोल किया, उनको एज ए ह्यूमन कैपिटल बना दिया उन्होंने। अब उन्हें लगा कि नहीं, हमारी आबादी जो है ज़्यादा कंट्रोल में आ गई है, उन्होंने 2 बच्चों की इजाज़त दे दी है। हमारे यहाँ भी लेजिस्लेशन करना पड़ेगी कि कितने बच्चों की तादाद होनी चाहिए। फिर ये कि देखिए, जितने बच्चे पैदा होते हैं उतने ही हेल्थ इश्यूज बढ़ते हैं, उतने ही हमें स्कूल बनाने पड़ेंगे, कॉलेज बनाने पड़ेंगे, उसी तरह उनके लिए रोजगार तलाश करना पड़ेगा। हमारी प्लानिंग मुझे नहीं लगता वो, अगर है भी बनाते होंगे, यकीनन लोग बनाते होंगे, लेकिन वो इम्प्लीमेंट होती हुई दिखाई नहीं देती। लेजिस्लेशन मैं कहता हूँ इसको सूबाई मसला भी बनाए, इसको जिलाई सतह पर भी लेकर आए, तहसील की सतह पर भी लेकर आए। ये जो बल्दियाती निज़ाम है उसको इफेक्टिव करें। ये वो लोग हैं जो ज़्यादा लोगों के करीब होते हैं, ये बता सकते हैं लोगों को कि आबादी, हर बंदा अपनी चादर देख के उतने पाँव फैलाए। तो मैं समझता हूँ अगर ये आपने नहीं कंट्रोल किया, आप कह रही हैं 35 तक हो जाएगी, 35 करोड़ तक, मेरा ख्याल है 50 करोड़ तक हो जाएगी। आप लोगों के माइंडसेट को चेंज करें, जहन को बदलिए, जहन को बदलना होगा। आगाही की मुहिम चलानी पड़ेगी, NGOs के जरिए, सिविल सोसाइटी के जरिए, और ख़ानदानों को तालीम सबसे बड़ा हथियार होता है। हमारे मुल्क में जो तालीम, बुनियादी तालीम है, प्राइमरी तालीम है, उस पर फोकस ही इतना ज़्यादा नहीं किया गया है। बेशक हायर एजुकेशन को बहुत तवज्जो दी, अगर यही प्राइमरी तालीम दी जाती और दी जाए, बच्चों में दी जाए, और लाजमी हर बच्चे को स्कूल में भेजा जाए, कम से कम 5 साल से ऊपर वाले बच्चे को स्कूल लाया जाए, तालीम दी जाए। तो अभी देख लो 3 करोड़ लोग प्राइमरी तालीम भी। बात यह है कि एक आम आदमी भी अगर अवेयर होगा, उसके पास बेसिक एजुकेशन होगी, तो उसको अगर कोई गाइडलाइन दी जाएगी तो उसको फॉलो करेगा। पाकिस्तान में मेरी अपनी जाती राय कि सबसे बड़ा इस वक्त जो मसला है ना, वो तालीम और तरबियत का है। जब तालीम ही नहीं होगी आपकी, मतलब मेजर जो मेजॉरिटी के पास, तो आप कैसे उन तक सेहत की बातें, तालीम की बातें, दूसरी अवेयरनेस कैसे पहुंचाएंगे और वो कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? तो तालीम के जो मसाइल हैं वो सबसे पहले सॉर्ट आउट होने की जरूरत है। अच्छा, मुझे बताएं, क्या आप समझते हैं कि हमने क्या हमेशा से अपने वसाइल को दुरुस्त तरीके से, सही तरीके से इस्तेमाल किया है, या हमारी जो हुकूमतें हैं वो मिसमैनेजमेंट का शिकार रही हैं, उनकी तरजीहात नहीं रही? अब बिल्कुल आपने अपने सवाल में ही जवाब दे दिया है कि कभी भी हमने आबादी के फैलाव को संजीदगी से नहीं लिया। अगर से मैंने रिसर्च किया कि फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट 50s में भी आया, 60s में इस पर ज़्यादा जोर हुआ, फिर 70s में बहुत जोर हुआ। जो 80s में जिस तरीके से इसको बढ़ना चाहिए था, उस तरह नहीं ख़ानदानी मनसूबाबंदी की गई। अच्छा, ख़ानदानी मनसूबाबंदी में ज़ाहिर है कि आप फैलाव को रोकने के मुख्तलिफ तरीक़ाकार है वो बताते हैं। लोग जाते हैं गाँव में, शहरों में, उन इलाकों में जहाँ पर आबादी का फैलाव ज़्यादा है। अगर आप आज भी गौर कीजिए कि शहरों में जो मिडिल और अपर क्लास के जो लोग हैं, उनकी आबादी कंट्रोल में है। ठीक है। मेन उन लोगों की आबादी फैल रही है जो अनपढ़ जाहिल हैं, जिनके पास तफरीह का सामान नहीं है, जिनको ये भी पूरी तरह शऊर हासिल नहीं है कि ये जो बच्चा पैदा हो रहा है, मुझे उसका रोजगार कैसे तलाश करना होगा, मुझे उसको बुनियादी ज़रूरियात क्या देनी होगी, क्या मुझे उससे तालीम दिलवानी है, क्या उसके बीमार होता है। आप देखिए ना, बच्चे इतने मर रहे हैं, बेइंतहा बच्चे, औरतें उनकी डेथ हो जाती है अफजाइश के वक़्त, पैदाइश के वक़्त, और उनको जो फूड है वो भी हेल्दी फूड नहीं मिल रहा। बच्चे हमारे मेंटली और फिजिकली कमज़ोर पैदा होते हैं। ये हमारा मुल्क इस लिहाज से भी चैलेंजेस है कि हमारे यहाँ अभी तक पोलियो के भी केसेस जो है वो आ जाते हैं बीच में। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमतों का यकीनन कसूर है, लेकिन उसमें भी देखिएगा, गौर कीजिएगा, तसलसल नहीं रहा
कभी जमहूरियत आ गई, कभी आमरीत आ गई, उनके अपनी तरजीहात हैं, उनकी अपनी तरजीहात हैं, और ये सियासी जमातें भी अपने वोटर ज्यादा तलाश करते हैं, उनको बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, वजह फरमा रहे हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चावला साहब। और देखें ना, हर बात का इल्जाम हम कितनी आसानी से अपनी हुकूमत पर डाल देते हैं कि हुकूमत ने ये नहीं किया, हुकूमत ने ये नहीं किया। अभी पॉपुलेशन कंट्रोल करना तो मेरे ख्याल से आम आदमी के बस की बात है। अगर आप लोग देखें कि हमारा मुल्क किस डगर पर चल रहा है और इन मसाइल को अगर हम संजीदगी से और इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो बहुत बेहतर हो जाएगी। अब कम से कम ये मुद्दा आप गवर्नमेंट पर मत डालिएगा। और लेंगे ब्रेक यहाँ पर प्रोग्राम में, हेडलाइन ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद करती हूँ और इस वक्त डायरेक्टली आपको मैं लिए चलूँगी लाहौर के अलहमरा आर्ट गैलरी में, जहाँ पर सुपीरियर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की जो तख्लीकी सलाहियतें हैं वो नज़र आ रही हैं और पूरी दुनिया को नज़र आ रही हैं। कल मैंने भी वहाँ पर विजिट किया था एंड आई वाज एस्टॉनिश्ड, मैं हैरत पे मुब्तला हो गई कि स्टूडेंट्स, हमारे पाकिस्तान का जो यंग टैलेंट है, उन्होंने इतना मुनफरिद काम किया हुआ है, बहुत ही प्रोफेशनल काम लग रहा था। और तख्लीकी सलाहियतें आप इनकी देख सकते हैं और तख्लीकी नुक्ता नज़र देख सकते हैं, जिसकी हौसला अफजाई भी यकीनी तौर पर होनी चाहिए। और सुपीरियर यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन के ज़ेर एहतमाम थीसिस शो 2022 का बाकायदा इनकाद है। कल फर्स्ट डे था, आज सेकंड डे है और मुख्तलिफ फ़न पारों का यहाँ पर मुजाहरा किया गया है, फ़न तामीर की महारतों का यहाँ पर इजहार किया गया है। हमारे न्यूज़ रिपोर्टर अब्दुल वहाब इस वक्त मौजूद हैं अलहमरा आर्ट गैलरी। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग अब्दुल वहाब, ज़रा दिखाइएगा हमें आज के रोज़ कितनी एक्टिविटी यहाँ पर चल रही है। नबिहा गुड मॉर्निंग। और आज चूँकि इस शो का थीसिस शो का दूसरा रोज़ है और मैं भी आज दूसरे रोज़ अलहमरा आर्ट गैलरी में ही मौजूद हूँ और आप भी कल यहाँ पर आई और आपने भी जो सुपीरियर के स्टूडेंट थे उनकी जो तख्लीकी सलाहियतें थी आपने वो भी देखी और उन्हें खूब सराहा भी गया। और आज दूसरे रोज़ भी जो है वो अगर बात की जाए तो कल फर्स्ट डे था और कल कल जो टेक्सटाइल जो डिपार्टमेंट थे उनकी जानिब से थीसिस शो किए गए थे, प्रेजेंट किए गए थे, जबकि आज आर्किटेक्चर के तकरीबन 11 थीसिस जो है वो स्टूडेंट्स ने यहाँ पर आज पेश किए हैं। और अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट्स ने अपने जो थीसिस प्रोजेक्ट्स थे उसको डिस्प्ले किया है, जिसपे 3D व्यूज़, उसके अलावा डिफरेंट किस्म की जो है वो यहाँ पर उन्होंने आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो है वो यहाँ पर तमाम जो उनकी प्रोजेक्ट्स थे वो आज यहाँ पर नुमाइश के लिए पेश किए जा रहे हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, कुछ जिन्होंने ये अपनी 4 साल की जो डिग्री ली थी यहाँ से सुपीरियर यूनिवर्सिटी में, जो 4 साल में पढ़ा सीखा, आज उसे जो है वो फाइनल ये अब थीसिस पर पहुंची और यहाँ पर इन्होंने जो है वो थीसिस अपने आज यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया। और इन्हीं से बात करते हैं। क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। ये बताएं कि 4 साल आपने अपना यूनिवर्सिटी में गुजारे और कैसा लगा, और आज आपका फाइनल ईयर थीसिस यहाँ पर चल रहा है, और बताइएगा क्या क्या यहाँ पर आपने थीसिस में प्रेजेंट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 4 साल डिग्री के बहुत अच्छे गुजरे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना नाम बताऊंगी, मेरा नाम मुमलवरा खान, मैं BS इंटीरियर डिज़ाइन के स्टूडेंट हूँ। मेरा जो प्रोजेक्ट था मैंने लाइब्रेरी डिज़ाइन किया, बट मैंने लाइब्रेरी को एज अ कॉन्सेप्ट लाइब्रेरी से हटा के एक थर्ड स्पेस का नाम दिया है, जहाँ पे डिफरेंट पीपल आएँ, एक दूसरे से अट्रैक्ट करें। आप लोग स्टडी स्पेस के साथ साथ एक ऐसा इन्वायरमेंट मैंने क्रिएट करने की कोशिश की है जहाँ सब मतलब लोग आएँ, मतलब मिलजुल के बैठें और तालीम के साथ साथ कुछ इस तरह का इन्वायरमेंट प्ले हो जहाँ बच्चों से लेके बड़े एज के ग्रुप तक ना उनको फैसिलिटेट किया जाए। क्योंकि अपने पाकिस्तान में आप देखा जाए बच्चों के लिए हम लोगों ने स्टडी स्पेसेस का इंतजाम नहीं किया हुआ, उनके लिए प्ले जोन्स वगैरह हैं, लेकिन हम अपने छोटे बच्चों को इसी एज से कैटर करेंगे, उनको एजुकेशन की तरफ लेके जाएंगे तो उनके अंदर एजुकेशन का जो म्यार होगा वो चीज़ प्रमोट होगी। तो मैंने उसके हवाले से अपना जो है एक थीसिस का टॉपिक दिया है। मैंने जो अपनी साइट सेलेक्ट की थी वो पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी सेलेक्ट की थी और उसके लिए मैंने उसके ऊपर मतलब सारा एक फंक्शन क्रिएट करके एज अ थर्ड स्पेस उस पर काम किया। अच्छा ये बताएं कि आपने जो अपना लाइब्रेरी का आप बता रही कि कहाँ पर वो उसको प्रेजेंट किया, यहाँ पर थीसिस आपने वो अगर कैमरामैन अगर दिखाए तो ये जो है वो इन्होंने थीसिस अपना जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट किया है। जो इन्होंने लाइब्रेरी का जिक्र किया जा रहा है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। अच्छा ये बताएं कि इसमें किस तरह इसको प्लान किया और किस तरह जो है वो उस तैयार किया, सुपरवाइज़र ने कितनी आपकी हेल्प की सुपीरियर यूनिवर्सिटी के, और कितना आज आप इसको करेंगी कि आपने बहुत अच्छा काम किया है?
अगर ऐसा देखा जाए, हमारे एडवाइज़र सर मुजाहिर अब्बास ने हम लोग की बहुत हेल्प की। एक्चुअली हमारा काम इस तरह होता है कि हम लोग पहले जाके अपने साइट विजिट्स करते हैं। साइट विजिट्स से जाके हम लोग अपने जो एक्सटर्नल जैसे बिल्डिंग्स होती हैं जिनकी बंजर हालत में जो कंडीशंस होती हैं उनके प्लान्स लेते हैं, जैसे कि ये हमारा मास्टर प्लान में वो चीज़ शो की गई है। उसके बाद उस चीज़ को रीडिज़ाइन करके अपने फंक्शन में इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो मैंने अपने मतलब जो काम किया उसको रीडिज़ाइन सारा करके अपने फंक्शन के अंदर इम्प्लीमेंट किया। ये सारे मेरे 3D व्यूज़ हैं कि मैंने एक पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी की अगर स्पेस को आप देखा जाए वो बिल्कुल बंजर हो चुकी है, इस टाइम वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, उसको मैंने न्यू स्पेस के अंदर कन्वर्ट किया और एक इस तरह का फंक्शन इन्वायरमेंट क्रिएट किया है कि वहाँ आप जाएंगे तो लोग मतलब उस चीज़ से इंटरेक्ट होंगे। लोगों को सिर्फ ये नहीं होगा कि सिर्फ पढ़ाएं। ये बताएं कि जो आपने ये नक्शा सा एक बनाया है यहाँ पर, और इसमें क्या किस तरह इसको प्लान किया गया और किस तरह इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो आप बता रही हैं जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है इस वक्त, ये हमें ज़रा थोड़ा सा बताइएगा इस हवाले से। इसके अंदर ये है कि जो पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी की साइड है उसके अंदर डिफरेंट ब्लॉक्स को शो किया गया। उसके अंदर का जितने लैंडमार्क एरिया जो रोड वगैरह मतलब जा रही होती है और उसके अंदर जितने ग्रीन स्पेसेस वगैरह आ रही होती हैं उसको प्रमोट करके फिर अपने मतलब ब्लॉक के जो है वो आगे इंटरनल प्लानिंग आ जाती है, क्योंकि हम इंटीरियर बेस्ड स्टूडेंट हैं। हम लोगों ने अपने इंटीरियर को ज़्यादा प्रमोट करना होता है। फिर हम लोग अपने प्लानिंग के बाद फर्दर इंटीरियर के टाइप्स में जाते हैं, इंटीरियर के थीम्स वगैरह सेलेक्ट करके तो अपने काम का 3D व्यू उसके थ्रू जो है उसका इंटीरियर दिखाते हैं। और ये मेरा मॉडल भी पड़ा हुआ है यहाँ पे। बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो मॉडल्स भी बनाए गए हैं और इस हवाले से और भी लोगों से बात करते हैं जिन्होंने अपने थीसिस यहाँ पर जो है वो आज प्रेजेंट किए। और अगर बात की जाए तो टेक्सटाइल और आर्किटेक्चर और इस तरह जो है वो दीगर दूसरे भी प्रोजेक्ट्स जो है वो यहाँ पर आज है। और इस प्रोजेक्ट्स पे अगर बताएं तो ये एक प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर बड़ा जिसे सराहा गया, और ये बच्ची जो है वो रिमज़ा इसका नाम है, और इसने जो बिजली की तारें हैं उसको यहाँ पर जो है वो एक खड्डी पर जो है वो सारा यहाँ पर उसको बनाया और बनाकर जो है वो एक चीज़ पैगाम दिया कि जिस तरह बिजली की तार जो है वो एक बहुत अहमियत रखती है कि अगर कोई एक तार टूट जाए, ब्रेक हो जाए तो वो तमाम बिजली जो है मुनक़ता होता है। रिश्ते भी इस तार की तरह हैं कि अगर एक किसी फ़र्द को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो बाकी सारे भी जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये इनसे बात करते हैं। रिमज़ा, बताइएगा, आपने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ पर जो है वो अपना किया थीसिस और इसे बहुत कल से सराहा भी जा रहा है। क्या कहेंगे कितनी मेहनत की इसके ऊपर आपने? सर, मेरी ये 1 साल की जर्नी थी। 1 साल के अंदर ये मेरा सारा काम हुआ है। मेरा टॉपिक था स्ट्रीट वाइड्स। स्ट्रीट वाइड्स मुझे फैमिली रिलेशन की तरह लगते थे। ये दोनों आपस में एक कनेक्टेड होते हैं कनेक्शन के तौर पे। वाइड्स को तो हम कनेक्शन के तौर पे जानते हैं, लेकिन जब मैं इनको ऑब्जर्व करती थी ना रास्ते में, तो मुझे लगता था जैसे हमारे फैमिली रिलेशन है ना, आपस में तारों की तरह ही जुड़े होते हैं। लाइक अगर एक सोसाइटी में तार टूट जाती तो लाइट चले जाती, पूरी सोसाइटी डिस्टर्ब हो जाती, परेशान हो जाती। इसी तरह हमारे फैमिली रिलेशन होते हैं। ये आपस में इतने स्ट्रॉन्ग जुड़े होते हैं कि अगर कोई एक बंदा परेशान होता है तो पूरी फैमिली उसकी वजह से परेशान हो जाती है। अगर कोई खुश होता है तो पूरी फैमिली उसकी खुशी में शरीक होती है। मैंने इसके वीविंग की टेक्निक यूज़ की है। ये सारा मेरा वाइट से काम हुआ है। वीविंग मेजर टेक्निक थी मेरी वीविंग। ये सारी तारें हैं, ये आप देख सकते हैं, तारों पे मैंने काम किया हुआ है। ये सारी वाइड्स हैं, ये देखें, यहाँ तक ये भी वाइड भी, ये धागा नहीं है, ये भी वाइड है। तो मैंने ये लूम को मेरा डिस्प्ले करने का मकसद ये था कि आजकल बहुत जदीद दौर चला गया, मशीन आ गई हैं, तो मैंने ये लूम इसलिए रखी है कि हमें अपनी पिछले सकाफत को भी भूलना नहीं चाहिए। पहले इस पर खेस वगैरह बनते थे, लेकिन मैंने इस पर मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था इस पर वाइट्स के साथ अचीव करना। मैंने इस पर वो चैलेंज को एक्सेप्ट किया और इस पर अचीव किया है, और ये मेरा सारा काम आपके सामने है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो देखा गया कि एक हड्डी पर स्पेशली जो है वो यहाँ पर बिजली के तारों की मदद से एक खूबसूरत प्रोजेक्ट जो है वो थीसिस बनाया गया। उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो डिफरेंट उन्होंने अपने प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट किए हैं। आज दूसरा रोज़ है और यहाँ पर जो है वो बात करते हैं सुपीरियर की मैनेजमेंट से भी जो है वो कोशिश करते हैं बात करने की, लेकिन उससे पहले अगर आपको दिखाएँ तो यहाँ पर एक और बड़ा खूबसूरत जो है वो थीसिस एक बच्ची ने जो है वो बनाया है, जिसमें ब्यूटी एंड क्यूज जो है वो उसका यहाँ पर जिक्र है और एक खूबसूरत बनाई गई है चीज़। और ये इन्हीं से कि इसका क्या मकसद था बनाने का। अब मैडम ये बताइएगा कि आज आपने यहाँ पर अपना थीसिस प्रेजेंट कर रही हैं, ये क्या आपने थीसिस प्रेजेंट किया है यहाँ पर और इसका मकसद क्या था? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आमना खालिद एंड माय डिपार्टमेंट, आई एम फ्रॉम टेक्सटाइल डिज़ाइन डिपार्टमेंट, और मेरा जो टॉपिक है वो है ब्यूटी इन क्योस। और ब्यूटी जो है उसको मैंने अपनी एक्सपेक्टेशंस के साथ रिलेट किया है और क्योस को अपनी डिसअपॉइंटमेंट्स के साथ। मेरा जो मेन मकसद है इस टॉपिक को लेने का वो ये है कि आपको अपनी ज़िंदगी से डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत सारी मिलती हैं, लेकिन आपको चाहिए कि
आप उसको अपने एज अ ब्यूटी लें और उसको ब्यूटी के साथ उसको रिलेट करें। जिस तरह का मेरा पूरा काम है, मैंने इसमें डिफरेंट क्योर्स और डिफरेंट ब्यूटी के एलिमेंट्स को कंबाइन करके अपनी कॉम्पोजिशंस बनाई हैं। जिस तरह कि आप देख सकते हैं, जैसे ये रूट्स हैं, ये एक क्योर्स को शो कर रही हैं, और ये जो बटरफ्लाई है ये ब्यूटी को शो कर रही है। इस तरह ही मेरी बाकी की कॉम्पोजिशंस भी हैं। और जो मेरा मेन फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज़ ऑन क्योटिक पाथ। एक क्योटिक पाथ मैंने बनाया है, मतलब उससे रिलेट मैं कर रही हूँ कि आपका ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात आती हैं, मुश्किल रास्तों से गुजर के ही आप आसानी की तरफ जाते हैं। तो उसमें मैंने एक क्योटिक पाथ के बाद मैंने अपने ब्यूटी का पैनल उसको प्रेजेंट किया है कि उसमें किस तरह से आप एक मुश्किल रास्ते से गुजरते हैं और फिर आपकी ज़िंदगी में आसानी होती है, एक उम्मीद होती है, एक होप होती है जो आपको आगे लेकर जाती है। तो आपको वो होप जो है, वो उम्मीद जो है, उसको कभी भी आपको डिम नहीं होने देना है। आपको उसको हमेशा अपने ब्राइटनेस लानी है अपनी ज़िंदगी में। और उसके अलावा फेलियर्स तो होते रहते हैं ज़िंदगी में, लेकिन उसके बाद फेलियर्स के बाद ही आपको सक्सेस मिलती है। तो मेरा जो मेन टॉपिक है वो ये है कि फेलियर इज़ सक्सेस, ब्यूटी जो है उसी क्योर्स में ब्यूटी को आप फाइंड करें। तो ये मेरा टॉपिक है, कुछ ये मेरे सैम्पल्स हैं। यहाँ पर जो है वो ये एक खूबसूरत ब्यूटी एंड क्यूज़ का अगर यहाँ पर बात करें तो ये जिक्र किया गया था। और यहाँ पर अगर मैनेजमेंट की तरफ भी जो है वो रुख करने की कोशिश करते हैं कि हमें जो है वो कुछ मैनेजमेंट के लोग भी मिल जाएं ताकि हम उनसे भी गुफ्तगू करें कि उन्होंने जो है वो अपने आज स्टूडेंट्स के जो यहाँ पर एक शो ऑर्गेनाइज़ करवाया थीसिस का, और उसे जो है वो किस तरह देख रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स यहाँ पर जो है वो उन्हें मिला। और यहाँ पर लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहेंगे वो इस हवाले से। आज चूँकि आज दूसरा रोज़ है और दूसरे रोज़ में जो है वो गर्मी और हब्स के बावजूद लोग यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर अपने नुमाइश के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम ये बताइएगा कि आज सेकंड डे है और सुपीरियर ने बड़ा अच्छा यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया स्टूडेंट्स के लिए थीसिस शो, तो आप क्या कहेंगे आज के इस शो के हवाले से, कैसा लग रहा है आपको और किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है स्टूडेंट्स के थीसिस के? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे लीडरशिप का विजन है रिगार्डिंग कमर्शलाइजेशन एंड गिविंग द कॉन्फिडेंस टू आवर स्टूडेंट्स एंड ग्रूमिंग आवर फैकल्टी एज वेल, हम उसको बहुत अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह मीट कर रहे हैं। और डे 1 पे हमें मार्केट से, इंडस्ट्री से, इंस्टीट्यूट से, मीडिया से बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस रहा। मोस्ट ऑफ द टेक्सटाइल वर्क हैज़ बीन सोल्ड, सो बड़ा अच्छा रिस्पांस है। इंडस्ट्री से भी लोग आ रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बच्चों को यहाँ पर प्रोवाइड हो रही हैं। और साइड बाय साइड हम बच्चों की जो ग्रूमिंग है वो एंटरप्रेन्योरल साइड पे भी कर रहे होते हैं, तो बच्चे बड़े अच्छे से ग्रूम कर रहे हैं। बड़ा अच्छा मार्केट का रिस्पांस है। बच्चों को कॉन्फिडेंस तो पहले ही है क्योंकि हमारी फैकल्टी, हमारे लीडरशिप, हमने बड़ा इस पे हमेशा से ये फोकस रखा है कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी इज़ नॉट अ फैक्ट्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे जॉब सीकर और जॉब क्रिएटर में हम बहुत ही डिस्टिंक्टिव हैं एंड वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट। सो अल्हम्दुलिल्लाह वेरी पॉजिटिव रिस्पांस, क्योंकि नेक नियति और मेहनत। ये बताइएगा कि कल यहाँ पर जो स्टूडेंट्स ने अपने प्रेजेंट किए थीसिस, सेल भी बीच में कुछ स्टूडेंट्स के हुए, और ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि लोगों ने उनके काम को सराहा, उनको अच्छा कहा, तभी लोगों ने जो है वो उनको परचेज़ किया। तो कितने स्टूडेंट्स के जो है वो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स थे जो उन्होंने यहाँ पर प्रेजेंट किए थे डिस्प्ले, वो सेल हो चुके? जी अराउंड 45 स्टूडेंट्स हैव एग्जीक्यूटेड देयर वर्क ऑन दिस प्लेटफॉर्म, और हमारे मोस्ट ऑफ द टेक्सटाइल वर्क हैज़ बीन सोल्ड। हमारे आर्किटेक्चर के भी स्टूडेंट्स को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बड़ी ऑफर हुई हैं। इंडस्ट्री से जितने भी लोग आए हैं उन्होंने बहुत सराहा है। हमारे जितने भी यहाँ पे FIP मैनेजर्स, हमारी फैकल्टी, दे आर ऑल हियर, दे आर सपोर्टिंग देयर स्टूडेंट्स इन द वे दे आर डूइंग एफर्ट इन द लॉन्ग लास्ट ईयर फ्रॉम लास्ट ईयर्स 4 years। सो उसको सारी चीज़ों को लेके आते हुए हमने बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस दिया था कि जब भी इंडस्ट्री में आपको हम लोग लॉन्च करेंगे तो ये रिस्पॉन्स हमें एक्सपेक्टेड था कि मिलेगा, क्योंकि नेक नीति के साथ और मेहनत के साथ जो भी चीज़ की जाती है उसका रिजल्ट आता है, उसका रिजल्ट डेफिनेटली आता है। इसमें जो नेक नियति से काम किया जाए उसका रिजल्ट जो है वो लाजमी मिलता है। और अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे खूबसूरत फन पारे यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट किए, और उसके अलावा अगर बात की जाए तो ये एक खूबसूरत जो है वो यहाँ पर इन्होंने बनाया, और इसकी जो है वो बाकायदा से ये सुनने में आ रहा है कि ये भी जो है वो हो चुका है, सोल्ड आउट है ये। और इस तरह जो दीगर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर स्टूडेंट्स ने बनाए और प्रेजेंट किए उन्हें भी जो है ठीक अब्दुल वहाब, थैंक यू सो मच। आप मौजूद थे यहाँ पर लाहौर की अलहम्रा आर्ट गैलरी में, और डेफिनेटली बहुत सारे कलर्स नज़र आ रहे थे, बहुत सारी क्रिएटिविटी नज़र आ रही थी, और स्टूडेंट्स का विजन और उनका फ्यूचर, ऑब्वियसली ब्राइट फ्यूचर नज़र आ रहा था। थैंक यू सो मच, आपने हमें सारी डिटेल में दिखाया, जो स्टूडेंट्स का जो काम है उनका थीसिस वर्क हमारे साथ शेयर किया। प्रोग्राम में वक्त तो है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, साथ रहिए। Pakistan,
वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहती हूँ और लाहौर के हवाले से कुछ इतनी अच्छी खबरें सामने नहीं आ रही हैं। खबर ये है, तशवीशनाक मामला ये है कि लाहौर में लावारिस लाशें मिलने का जो मामला है उसकी तादाद 1, 2, 10, 5, 20 नहीं बल्कि बहुत बड़ा नंबर है और गुज़श्ता 6 माह में 312 नामालूम अफराद की लाशें मिली हैं जिनके वर्सा कौन है कुछ पता नहीं चल पा रहा। इतनी बड़ी लाशें मिलने के मामलात के बाद पुलिस ने भी अब तहकीकात का बाकायदा आगाज कर दी है। और वो एक बात हमने सुनी है ना, हमेशा से जो कहा जाता है कि मरने वाले की मौत पर तो सब्र आ जाता है लेकिन जिसके बारे में वर्सा को कोई इत्तला ना हो, पता ही ना चले, आप लावारिस तरीके से ही इस दुनिया से चले जाएं, तो ये बड़े एक दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ फैसल जलाल साहब जो कि इंचार्ज ईदी फाउंडेशन है मौजूद हैं। फैसल साहब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। खबर है लाहौर से है, 6 माह में 316 लाशों का मिलना, 316 लावारिस लाशों का मिलना जिनके वर्सा का भी नहीं पता। इट्स अ हॉरिबल नंबर, गैर मामूली वाक़या है। ज़्यादातर लावारिस लाशों की तदफीन ईदी ही करती है, कुछ थोड़ा सा बताइएगा हमें इस बारे में, क्या सारा सिलसिला होता है? जी बिल्कुल, लाहौर में जितना भी लावारिस डेड बॉडीज़ मिलती हैं मुख्तलिफ इलाकों से, तो ईदी फाउंडेशन हमेशा से जो ईदी साहब ने काम शुरू किया था पूरे पाकिस्तान में, तो लाहौर में भी सेम उसी तरीके को जारी रखे हुए हैं कि ईदी जो भी लावारिस डेड बॉडीज़ मिलती हैं उनकी हमें इतला हमारे कंट्रोल नंबर जो एमरजेंसी नंबर भी है 115 उस पर मिलती है। तो उसके बाद हम जब वहाँ पर गाड़ी मूव करते हैं, मुतलका थाना जो है उसको भी रिपोर्ट कर दी जाती है और वो वहाँ पे पहुँच जाता है और फिर हम थ्रू मुतलका थाने की मदीयत में ही डेड बॉडी को वहाँ से उठाते हैं। अच्छा, अब ज़्यादातर लाहौर के कौन से इलाके हैं, शहर से थोड़ा बाहर करके हैं या मेन शहर के हैं, कहाँ से ज़्यादातर वाक़यात रिपोर्ट होते हैं? लाशें सबसे ज़्यादा कहाँ से मिली हैं अभी तक? जी बिल्कुल, जो ये फिगर जो है लावारिस लाशों का बहुत बड़ा है, तो ये लाहौर के ज़्यादातर जो इलाके हैं, तकरीबन मैं तो कहूँगा कि पूरा लाहौर ही है, तो इसमें ज़्यादातर बदामी बाग जो ड्रग एडिक्टेड लोग हैं जिनकी डेड बॉडीज़ हैं, वो लारी अड्डा हो गया, दाता दरबार हो गया, काना वगैरह हो गया, ये इसमें फिर दूसरे इलाके भी आ जाते हैं, मजांग, मुगलपुरा, बाटी गेट, लिटन रोड, फैक्ट्री एरिया, नेशनल कॉलोनी, कोट लखपत, गड़ी शॉप वगैरह, यहाँ से ये डेड बॉडीज मिलती हैं। अच्छा, तो ये जो नंबर बताया गया है, ये नंबर ओवर द टाइम, ओवर द पीरियड ये बड़ा है, पहले किस तरह से मामला थे और ये इतना ज़्यादा इजाफा क्यों हो गया है? जी बिल्कुल, ये पिछले साल से ज़्यादा फिगर है और इसमें ज़्यादा जो इजाफा है वो एक तो नशा जो है वो ज़्यादा बढ़ गया लाहौर के अंदर। मैं तो यही कहूँगा क्योंकि पहले की निस्बत जो है ड्रग एडिक्टेड जो लोग हैं जो नशा करते हैं उनकी डेड बॉडीज़ बहुत ज़्यादा है, तो इसमें मर्डर वाली डेड बॉडीज़ भी हैं और जिनमें औरतें भी शामिल हैं, तो ये पिछले साल से ज़्यादा है। तो मेन वजह यही है कि ड्रग एडिक्शन जो है वो बढ़ी है। अच्छा फैसल साहब, 316 नंबर बताया जा रहा है, 316 नंबर है, इसमें से अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे परसेंटेज वाइज बताएं कि कितने लोग ऐसे होंगे, कितनी लाशें ऐसी होंगी जो कि ड्रग एडिक्ट की होंगी, तो क्या आप मुझे वो नंबर दे सकते हैं? जी, इनमें तकरीबन जो है 80% जो लोग हैं, 80-90% वो ड्रग एडिक्टेड लोग ही होते हैं। ओह माय गॉड, यानी कि ये एवरेज इस तरीके से कि 80% जो है वो ड्रग एडिक्ट हैं, जिनके वर्सा का भी कुछ पता नहीं चलता, शनाख्त नहीं हो पाती। जी बिल्कुल, ये ऐसे ही लोग हैं, वर्सा का पता बिल्कुल भी नहीं चलता, बहुत रेयर केस हैं इनमें। दो अगर 316 हैं ये डेड बॉडीज, उनमें 1 या 2 ऐसे होंगे जिनके वर्सा की शनाख्त हो सकती है। तो इसमें इसी तरह इनको लवारिस करके दफना दिया जाता है। जब हमारे पास आते हैं, हमसे रब्ता किया जाता है, तो हम इनको ट्रांसपोर्ट भी देते हैं, कफन भी देते हैं, बाकायदा इनका जनाजा भी किया जाता है। जो एक लवारिस डेड बॉडी का जनाजा हम करवाते हैं वहीं पर कब्रिस्तान में, जिनमें हमारा स्टाफ मौजूद होता है, 1-2 बंदे होते हैं, साथ मौलवी साहब होते हैं, तो फिर इनको इस तरह से दफना दिया जाता है। साहब, यहाँ पे भी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, आई एम श्योर आपके नॉलेज में पहले से भी होगी, लेकिन जो देखने वाले आई एम श्योर वो भी बड़े हैरानी में मुब्तला हो रहे होंगे। लेकिन लाहौर पुलिस को भी टास्क दिया गया है कि लाहौर शहर को कम से कम ड्रग फ्री बनाना है और मंशियात का जो खात्मा है वो उनकी बेसिक तरजीहात में शामिल है और इस हवाले से बाकायदा प्लानिंग भी है, लाइहामिल भी तैयार किया जा रहा है। अच्छा, 80% आपने बताया कि ये वो लाशें जो कि ड्रग एडिक्ट्स की होती है, बाकी 20% की अगर बात कर ले तो क्या वो सारी क्राइम की वजह से ये सारी
वाकयात होते हैं, मर्डर के केसेस होते हैं, या डिफरेंट वजूहात की वजह से बाकी लाशें मिल पाती हैं? जी बिल्कुल, पुलिस जो है वो माशाल्लाह हमारे साथ बहुत ज़्यादा तावन भी करती है और इस पर बहुत ज़्यादा काम भी करती है, और माशाल्लाह हमारे जवान जो हैं वो पाकिस्तान के काम कर रहे हैं। तो इसमें 80% तो ड्रग एडिक्टेड लोग हैं, लेकिन इनमें जो क्राइम से रिलेटेड हैं वो भी डेड बॉडीज़ भी हैं, उनमें 5-10% वो भी होंगे जो मर्डर केस हैं, और जिनका तो पता ही भी नहीं चलता। जब हम उठाते हैं तो उनमें मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं, या तो उनको वो फंदा लगी लाशें होती हैं, या उनको छुरी के वार करके मारा गया होता है, या उनको बुलेट के साथ मार दिया गया होता है। तो ये ज़्यादातर इस तरह के होते हैं। अच्छा, ये बॉडीज जब आपको मिलती हैं, ऑब्वियसली एक अरसे से कंट्रीब्यूट कर रही है इसमें, वर्सा की शनाख्त ऑब्वियसली मुश्किल से हो पाती है, बहुत देर तक नहीं रख सकते बॉडी को, लाश को नहीं रख सकते, तो फिर कफन दफन का सारा मामला जो है वो आप लोग करते हैं, किस तरह से होता है सारा? जी बिल्कुल, मैं थोड़ा सा सिस्टम बताना चाहूँगा कि ये होता कैसे है। एक मैंने पहले बताया कि कॉल आती है, हम अपनी गाड़ी मूव कर देते हैं वहाँ पे, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब फॉरेंसिक वाले आते हैं उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट बनाते हैं सारा, उसके बाद हमारे ज़रिए हम एम्बुलेंस वगैरह देते हैं उनको, और वो मुतलका जो डेड हाउस, जिस इलाके का डेड हाउस होता है, गवर्नमेंट का डेड हाउस, जैसे म्यू हॉस्पिटल है, जनरल है, जना हॉस्पिटल है, इनके डेड हाउस में हम मुंतकिल कर दिया जाता है। फिर उसको दफनाने का अमल आता है, उसकी फिर एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है जो पुलिस की मदयत में ही होती है मुतलका डेड हाउस में, और उसके बाद फिर हमें मुतलका थाना कॉल करता है कि आएँ जी ये डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हो गया, अब हमने इसको दफनाना है। फिर हम कफन वगैरह करते हैं, उसको गाड़ी को लेके जाते हैं, वहाँ पे हमारा स्टाफ जाता है, और जिस इलाके का कब्रिस्तान होता है कभी उसमें दफनाया जाता है, कभी कहीं दूर दराज इलाकों में दफनाया जाता है। मैं इसमें एक गुजारिश भी ये भी करता चलूँगा कि बहुत 5-6 साल पहले हमें तकरीबन हर शहर के अंदर गवर्नमेंट ने जो है, कराची में भी है, इस्लामाबाद में, तो इस तरह के इलाके हैं उनमें कब्रिस्तान होता है ईदी का, तो ईदी को लवारिस लाशें दफनाने के लिए ही वो जगह अलाट की जाती थी। अब ये है कि लाहौर में हमें 5-6 साल से हमने काफ़ी रिक्वेस्ट भी की थी गवर्नमेंट से, सिटी गवर्नमेंट से, कि हमें लवारिस लाशें जो हैं दफनाने के लिए कुछ जगह मुहैया कर दें। कि पहले मियानी साहब कब्रिस्तान जो लवारसा हाता लवारसा था वो हमसे ले लिया गया, और उसके बाद उसको मुनासिब जगह दी नहीं गई। तो उसमें जब हमें ये जगह मिलती है तो हम जिस तरह वारिस होते हैं एक डेड बॉडी के, उसी तरह ही उस लवारिस डेड बॉडी को दफनाते हैं, उसका बाकायदा रिकॉर्ड जो है वो मेनटेन करते हैं, उसका कफन करते हैं, उसका जनाजा करता है। हमारे पास इतना ज़बरदस्त सिस्टम था कि जब कोई अपनी जो अपने वारिस को या अपने प्यारे को ढूंढने आते तो उनको पता होता था कि यह ईदी सेंटर है, वहाँ पे जाके हमने देखना वो मिल जाएगा। लोगों के जहन में था, हमारे पास बाकायदा तस्वीर होती थी, जिस कब्र में हम लवारिस कब्रिस्तान में दफनाते थे उसके अंदर भी वो नंबर रखा होता था, बहुत ही आसानी होती थी उनको ढूंढने के लिए। तो हम हमारी यही गुजारिश है गवर्नमेंट से कि हमें कोई लवारिस दफनाने के लिए कोई ऐसी जगह दे दें कब्रिस्तान ईदी फाउंडेशन को, ताकि हम वहाँ पे उसको दफना सकें। अच्छा, मुझे फैसल साहब ये भी बताएगा कि जो इतलात सामने आ रही है, खबर या ऑब्वियसली पुलिस भी पूरे मामला को इन्वेस्टिगेट करती है, तहकीकात की जाती है, कि ज़्यादातर अफराद जो कि मुज़फ़्फ़ाती इलाकों से लोगों को अगवा करके लाहौर लाते हैं, फिर यहाँ पर एक पूरा क्राइम सीन होता है, मर्डर किया जाता है, तो पुलिस की तफ्तीश से ये भी खबर बात सामने आ रही है, इसमें कितनी हकीकत है? नामालूम अफराद में कत्लशुदा अफराद की तादाद ज़्यादा होती है? जी बिल्कुल, ये तो थोड़े दिन पहले एक पुलिस ऑफिसर्स ने उन्होंने भी ये कहा था कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर दी है, तो उन्होंने बड़ा अच्छा तरीके से बताया था कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करती है तो उनका जो बाहर से लोग आते हैं लाहौर के अंदर, उनको मर्डर कर दिया जाता है। तो ये कहते जब हम जाते हैं वहाँ पे हमें तो यही देखना होता है कि वहाँ पे ये केस है क्या, कि वो मर्डर है, ड्रग एडिक्टेड है, तो इस हिसाब से फिर हम अपनी कार्रवाई करते हैं। ये पुलिस जो है वो बड़े अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और इंशाल्लाह ताला जो है हमारे जो पुलिस है वो बड़ा अच्छा काम कर रही है, वो इसको इंशाल्लाह कम करेगी डेफिनेटली। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे, मैसेज, या क्या कोई मुतालबा करना चाहेंगे हुकूमत से, रियासत से, किस तरह से सपोर्ट करें आपको, क्या इक़दाम है जो मजीद बेहतरी के लिए उठाए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं मैसेज यही देना चाहूँगा, जैसे मैंने पहले बताया कि हमें एक तो लवारिस डेड बॉडीज दफनाने के लिए जो है वो जगह मुहैया की जाए लाहौर के अंदर, जहाँ हमारी एम्बुलेंसेस जो हैं वो सही तरीके से पहुँच सके। अभी तो ये है कि हमें ऐसी जगह पे दफनाया जाता है जहाँ बारिश हो जाए तो
तो जगह ही नहीं होती गुजरना कहाँ से है। तो हुकूमत वक्त से यही पैगाम है कि हमें लवारिस डेड बॉडीज़ के लिए दफनाने के लिए जगह मुहैया की जाए। और दूसरा एक मैसेज जो है मैं ईदी फाउंडेशन के हवाले से देना चाहूँगा कि ईदी साहब के जाने के बाद जो है वो एक तो ईदी फैसल ईदी जो ईदी साहब के बेटे हैं उन्होंने बहुत अपडेट किया है ईदी फाउंडेशन को, इंटरनेशनल कॉलेजेस बनाए, हॉस्पिटल बना रहे हैं। लेकिन एक अनफॉर्चुनेटली ये कि ईदी साहब जाने के बाद हमारे फंडिंग में जो है ईदी फाउंडेशन में बहुत कमी हुई है। तो पाकिस्तान की आवाम से अपील है कि ईदी फाउंडेशन को जो है वो तो फंडिंग के हवाले से उनको दें ताकि ईदी फाउंडेशन ईदी साहब के मिशन को अच्छे तरीके से जारी रख सके। थैंक यू सो मच फैसल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आप हमारे साथ शेयर करते हैं। गवर्नमेंट को भी डेफिनेटली सपोर्ट इसमें करना चाहिए, ईदी इतने अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही है। लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को बढ़ाएंगे आगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जनाब, बिजली की किल्लत है, बिजली बहरान है कि उसने हर आम और ख़ास इंसान को परेशान करके रखा हुआ है। बिजली बहरान इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुका है कि जो शहरी हैं, जो लोग हैं, वो परेशान हो चुके हैं। गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला मुसलसल जारी है। कराची में भी बिजली की बंदिश के खिलाफ शहरी सड़कों पर बाहर निकल रहा है, एहतजाज किया। मच्छर कॉलोनी लियारी में दूसरे रोज़ भी शदीद एहतजाज हुआ। मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें भी होती रही। सूरत हाल काफ़ी संजीदा होती हुई दिखाई दी। बहरहाल इस वक्त पंजाब में, लाहौर में भी बिजली की बंदिश है। लोगों को उस हवाले से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सिंध, पंजाब, इस वक्त बाजार भी जल्दी बंद हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बिजली है कि नहीं आ रही है। बात करेंगे अरशद अब्बासी साहब, माहिर तवानाई, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं अरशद साहब से बात करूं, पहला सवाल करूं, एक छोटी सी रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं। और लोग काफी खासे परेशान इससे दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरे मसाइल मुल्क में जो महंगाई, पेट्रोल की कीमत का बढ़ जाना, उसमें बिजली का भी ना आना, लोगों का ऑब्वियसली कारोबारी जिंदगी भी मुतासर हुआ है। जो दीगर काम होते हैं वो भी रुके रह जाते हैं, वक्त की भी बर्बादी है, तो लोग बड़े खासे परेशान रह रहे हैं। गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा है, ये आप इस वक्त मनाज़िर देख सकते हैं जब लोगों ने एहतजाज किया और बड़ी तादाद में, कसीर तादाद में लोग बाहर निकले हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। बिजली की जो किल्लत है उसके खिलाफ हुकूमत से उनका मुतालबा है कि लोड शेडिंग बंद करो। बिजली की जो ये एलानिया और गैर एलानिया बंदिश का सिलसिला जारी। आप ये देखें कि झड़पें भी हुई हैं, अवाम और पुलिस के बीच में दिलखराश मनाजिर ही हैं बहरहाल ये सारे। और लोग जो हैं वो, चूंकि ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, सिर्फ बात बिजली की नहीं है, ओवरऑल जो माहौल, एक एनवायरनमेंट है, जो महंगाई भी है, उससे भी लोग परेशान हैं। तो ऐसे में अब बाहर ना निकलें बेचारे तो कहाँ निकलें, गर्मी है, लाइट भी नहीं आ रही है। तो पुलिस और लोगों के ये जो आमने सामने हुए हैं एहतजाज के मनाजिर हैं। कुछ लोगों ने काफ़ी हंगामा आराई भी करने की कोशिश की है, नारकी फैलाने की भी कोशिश की गई, कानून भी हाथ में लेने का जो है वो यहाँ पे कोशिश की गई। तो ऐसे में पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की और जो लोग इस तरह से इश्तियाल अंगेज़ी फैला रहे थे उनको गिरफ्तार भी किया गया। बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां भी हुई हैं और उसके बाद हमने देखा कि लोग जो हैं फिर वो यहाँ से मुंतशिर होते हुए भी दिखाई दिए हैं। बात करेंगे अरशद अब्बासी साहब, माहिर तवानाई हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद साहब, थैंक यू सो मच। पिछले साल की तरह बिजली की लोड शेडिंग पिछले साल नहीं थी, अब एक साल में ऐसा क्या हो गया है कि बिजली की मतलब बंदिश इतनी ज्यादा होने लगी है? मुसद्दिक मलिक साहब इसकी 3 वजूहात बयान करते हैं, कहते हैं कि पानी से तवक्को से कम बिजली बन रही है, आलमी मार्केट में LNG नहीं मिल रही, कोयला भी नहीं आ रहा। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहूंगा कि ये एंटिसिपेटेड था कि कोयला भी महंगा होगा, LNG भी महंगी होगी और ऑयल भी महंगा होगा। ये तो देखिए, जब यूक्रेन और रशिया की वार हुई तो पता लग गया था क्या करना था। बात ये है कि ये तीनों चीजें सिक्योर करती। एक दूसरी बात ये कि मुसद्दिक मलिक साहब तो ये वही हैं क्योंकि 2013 से लेकर 2018 तक ये जिसे कहते हैं अरबाब इख्तियार में शामिल थे। उस वक्त हमने ये नहीं सोचा कि कोल या LNG लगाने के बजाय हम वो क्यों ना लगाएं, हाइड्रो पावर और दूसरा सोलर एंड विंड। जैसे आज 720 मेगावाट का करोड़ हाइड्रो पावर जो सीपैक के बैन प्रोजेक्ट था हाइड्रो पावर का, वो आज ऑनलाइन हो रहा है। ये पॉलिसी उस वक्त इन्होंने ही की थी। अगर ये हाइड्रो पावर पे रखते तो जितना भी पानी है, कम है या ज्यादा, हाइड्रो पावर पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि जीरो बिल्कुल नहीं होती जिस तरह इंडिया में है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ फिर भी फ्लो बेहतर होता है। फिर दूसरी बात ये कि उस वक्त चांस कितना था, विंड तो नॉर्मली 6 महीने 1 साल में कंप्लीट हो जाते, विंड पे आ जाते, सोलर पे आ जाते। सोलर बिल्कुल एग्जैक्टली 4 से 6 महीने में ये कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आप सोलर रखते, विंड रखते तो हमारा टैरिफ भी बड़ा कम होता।
बिजली भी कम बनती, सस्ती होती। अब आप देखिए ना कि इस वक्त सरको डेट कितना बढ़ गया। एक वजह ये भी है 2500 अरब हो गया, गैस का डेट वो कितना हो गया, वो 1500 अरब हो गया। अगर हम रिन्यूएबल पे होते और 2013 में ये बेहतर प्लानिंग करते, अगर इनको तो चार्जशीट मिलनी चाहिए मुसद्दिक वाले साहब कि बताएं जब सीपेक के चाइनीज आए थे तो आप लोगों को क्यों कहा था कोल लगाएं? आपने एलएनजी के जो बड़े पावर प्लांट लगाए हैं 1200 मेगावाट के, वो क्यों लगाए आपने? फिर आपने कोल के ऑयल के ऊपर इनकी रेट्रोफिटिंग क्यों नहीं की, इनका एफिशिएंट क्यों नहीं बनाया? ये इन्हीं की है। मसला असल में ये है कि पाकिस्तान में इशू ये है कि हर जो बंदा वो सोचता है कि आज का दिन कैसे गुजरे, कल क्या होगा ला जाए। किसी ने सस्टेनेबल यानी लॉन्ग टर्म इस कौम के लिए कभी सोचा ही नहीं है। अफसोस की बात ये है, देखिए मैं ये बताऊं कि हमारे यहाँ और फर्क क्या है बाकी दुनिया में, बाकी मुल्कों में काम करने का मौका मिला है, वहां पे वो लोग जो है वो अपने मुल्क के लिए कौम के लिए सोचते हैं कि जी हमने 10 साल बाद कहाँ होना है, 20 साल बाद कहाँ होना, 30 साल बाद कहाँ होना। यहाँ पे जो हुआ वो मैं बात नहीं करता, लेकिन ठीक है अर्शद साहब, यहाँ पे ये भी तो बात है ना कि पानी से सस्ती बिजली, यानी कि डैम्स किसके कहने पर नहीं बनाए गए, ये बड़ा सवालिया निशान है। कालाबाग डैम आज तक नहीं बनने दिया गया ताकि क्योंकि वो डैम हमें फायदा देगा। तो इतनी बड़ी जबरदस्त आलमी लॉबिंग का सामना हमारी कोई भी हुकूमत नहीं कर पाई। देखिए जी क्या जबरदस्त बात है, कालाबाग डैम फॉर एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर एक बहुत बड़ा एक पेपर भी लिखा गया कि अगर कालाबाग डैम को 1992 में ऑनलाइन आता, अगर वो ऑनलाइन आ जाता तो तकरीबन 1200 मिलियन यूनिट की बिजली बननी थी। तो हमें जो गैस पे चलेगी वो गैस पे ना जाते और हमारी आज गैस 15-20 साल के लिए और होती। हमने क्या किया कि हमने कालाबाग डैम नहीं बनाया और बिजली की कमी को कैसे पूरा किया, आईपीपी लगाए। तो अगर ये आईपीपी ना लगते, गैस हमारी वहां पे कंज्यूम ना होती, कालाबाग डैम बना होता, तो देखिए आप अभी खुद देख रहे हैं कि सिंध 2 महीने पहले सिंध के लोग पानी के लिए पलक रहे कि पानी नहीं। और फिर किसी वक्त भी काबुल के ऊपर वो तालिबान है, कोई भी वो डैम बना सकते हैं। हमारा काबुल रिवर के ऊपर अभी तक वाटर राइट्स नहीं है। ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की है। आज तक हम कंसेंसस वर्क नहीं कर सकते। आज अगर शहबाज शरीफ ये कहेंगे जी कालाबाग डैम बनाते हैं, लेकिन इसका ऑपरेशन मेंटेनेंस जो है वो सिंध के इरिगेशन डिपार्टमेंट के होगा। ये हमने बड़े इसके ऊपर सेमिनार की वो की जी बिल्कुल बड़ी अच्छी तजवीज़ है, डूएबल है। आप कल ये अगर ये करते हैं तो कल डैम की बुनियादें रखें। ये कालाबाग डैम बिजली देखिए पाकिस्तान को कहते हैं हाइड्रो पावर बास्केट।